हेलो फ्रेंड। आज हम लोग मैथ पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा सुझावित गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है। तो एनसीएफ हम लोग पढ़े थे क्लास में कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में जो सोच है वो छात्र और छात्राओं के सोच का गणितीयकरण करना। तो हम देखेंगे गणितीयकरण कहाँ ऑप्शन है। तो गणितीयकरण तो हमारा ये पहला ही ऑप्शन में है गणितीयकरण। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में समस्या समाधान की रणनीति नहीं है। रणनीति नहीं है वाला शब्द खोजना है। अनुमान लगाना ये हो सकता है, रट कर सीखना यही बात नहीं होता है गणित में, एक सूची बनाना ये हो सकता है, चित्रकला ये भी हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रट कर सीखना, यही एक रणनीति नहीं है गणित शिक्षण का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक है। गतिविधियों पर आधारित शिक्षण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। गणित शिक्षण एक वैचारिक तरीके से किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। शिक्षकों को छात्रों के सीखने के अंतराल को नज़रअंदाज करना चाहिए, नहीं नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर बच्चा सीखेगा नहीं। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। डी, शिक्षकों को अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल। एक अच्छे गणित के शिक्षण को आगमन निगमन संश्लेषण विश्लेषण सारे विधियों का अच्छे से प्रयोग करने के लिए आना चाहिए। छात्रों का सक्रिय होना चाहिए, बिल्कुल। अगर छात्र सक्रिय नहीं होंगे तो फिर हमारा जो लर्निंग है वो प्रभावित हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, ए हो जाएगा, बी होगा, सी नहीं होगा, डी होगा और ई होगा। ए बी डी ई, ए बी डी ई ये हमारा यहाँ है, ए बी डी ई चौथे वाला ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में प्रतिभाशाली छात्रों की विशेषता है। ऐसे छात्र जो कैसा हो, प्रतिभाशाली हो। तो प्रतिभाशाली होगा तो वो चीज़ों को आराम से सीख जाएगा, वो चीज़ों को तेज़ी से और आसानी से उठाते हैं, सही है। वो मूर्त वस्तुओं में कार्य करना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। वह कल्पना सोच और तर्कों की अच्छी शक्ति रखते हैं, बिल्कुल सही है। जब सब सही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गणित की कक्षा में जैसे समूह चर्चा, समस्या समाधान, अभ्यास, गणितीय खेल, पहेलियाँ, इन गणितियों का परिणाम क्या होता है। छात्र आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे, बिल्कुल। बच्चे गणित के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल ये भी सही है। वह सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे, नहीं। ये सारे जो समूह चर्चा है, समस्या समाधान है, गणितीय खेल है, पहेली है, इसमें तो बच्चे को दिलचस्पी होती है और ना होने वाली कब तो होगा नहीं। तो ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो ये होता है ए और बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, यानी ए और बी, ये सही ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गणित शिक्षण में वैन हिले के चरणों के बारे में सही विकल्प चुनिए। देखिए वैन हिले साहब जो है, दोनों दंपति थे, डायना वैन हिले और पियरी वैन हिले। इन्होंने थ्योरी दिया था कि बच्चे ज्योमेट्री को सीखते कैसे हैं, ज्यामिति को सीखते कैसे हैं। तो इन्होंने कुल 4 लेवल दिए थे जी। लेवल 0 से शुरू किए थे। लेवल 0 हमारा होता है दृश्यीकरण, लेवल 1 होता है विश्लेषण, लेवल 2 होता है अनौपचारिक निगमन, लेवल 3 औपचारिक निगमन और लेवल 4 जो होता है वो दृढ़ता होता है। हालांकि ये सारे स्टेज हो जाएंगे 5। तो दृश्यीकरण चरणों में छात्र विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों गुण नहीं दिख, दृश्यीकरण में जो होता है बच्चे सिर्फ देख कर बता पाते हैं। जैसे 3 भुजा को देखकर त्रिभुज बताएंगे, 4 भुजा को देखकर चतुर्भुज बताएंगे, उसकी प्रकृति के बारे में नहीं, उसके गुण के आधार पर नहीं, दिखावट दृश्यीकरण में होगा, दिखावट के आधार पर। ठीक है। निगमन स्तर पर विद्यार्थी पाइथागोरस प्रमेय कर लेते नहीं। निगमन स्तर पर पाइथागोरस प्रमेय का समझ कहाँ से पाएंगे, स्तर 2
दो के लोग तार्किक मानचित्र और आरेख बना सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 की गणित की कक्षा में सिया सिया एक बच्चे का नाम है, छात्रों के साथ निम्नलिखित संदर्भ साझा करते हैं, एक अवधारणा का परिचय देते हैं। बेंच पर 5 पेंसिल थी और कुर्सी पर 2 पेंसिल थी, कुल मिलाकर कितनी पेंसिल है? उपरोक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चे आवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करते हैं? नहीं, आवर्धन नहीं होगा। बच्चे समूह के रूप में योग की समझ को विकसित करते हैं, समूह के रूप में। ये वाला राइट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कक्षा 2 में गणित का एक शिक्षक 10 ग्राम 10 ग्राम असल ये है, यह एक पहेली है जिसमें 7 अलग अलग आकृति होती है। इसका उपयोग स्थानिक समझ में विकसित करने के लिए किया जाता है। और डॉट गेम भी क्या होता है, इसमें कागज पर बहुत अधिक बिंदु डॉट डॉट ऐसे बिंदु बने रहते हैं, ठीक है। इन बिंदुओं को मिलाकर कोई आकृति, उचित आकृति बनाना होता है। इससे बच्चे को क्या होगा, स्थानिक समझ विकसित होगा। तो स्थानिक समझ कहाँ है हमारा? स्थानिक समझ यहाँ है, सुधार करने में सहायता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की मापन की अवधारणा पर कक्षा 4 के एक पाठ की योजना बनाते समय एक शिक्षक छात्रों को एक कहानी सुनाता है और कहानी इस प्रकार है। एक किसान अपने 2 बागानों में चारों ओर घूमता है जिनकी आकृतियां आयताकार है और कहता है, मैंने दोनों बागानों का परिमाप समान पाया, इसलिए वह उनमें से प्रयोग में से प्रत्येक मात्रा में मक्का काटूंगा। उपरोक्त गतिविधि कैसा है? तो यह उपरोक्त विधि जो होगा पूर्व विषय वस्तु होगा, यानी काटने से पहले ही सिर्फ अनुमान लगा पा रहे हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो मक्का का उपज भी बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला चरण होता है। तो पहला चरण हमारा होता है योजना, दूसरा हमारा होता है शिक्षण, तीसरा होता है प्रतिक्रिया। ये सूक्ष्म शिक्षण में पहले हम लोग योजना बनाते हैं, फिर शिक्षण करते हैं, फिर प्रतिक्रिया देते हैं, फिर उसमें कुछ गड़बड़ी सुधार करने के लिए पुनः योजना बनाएंगे, पुनः शिक्षण करेंगे, पुनः प्रतिक्रिया देंगे। ये चलते रहता है कार्यक्रम। तो हमारा पहला स्टेप कौन सा हो जाएगा? योजना बनाना, दूसरा हो जाएगा शिक्षण, तीसरा होगा प्रतिक्रिया। ये सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग के ये सारे स्टेप हैं। गणित में तर्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आगमनात्मक तर्क और निगमनात्मक तर्क, दोनों के लिए किया जाता है। 1 और 2 दोनों के लिए करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो, कबड्डी जैसे खेलों में जगह का सही ढंग से उपयोग करने सीखने की जानकारी तथा समझ की होना जरूरी है। ये कथन वास्तविक जीवन में परिस्थिति की भूमिका को निभाता। देखिए, जब खो खो खेलते हैं या कबड्डी खेलते हैं तो किस जगह पर छूने से उसका एक जगह फिक्स होता है, कहाँ बाहर हो जाएगा, तो उससे जो है माप वाला मेजरमेंट का काम होगा। और ये सारी चीज़ें जो है किसकी भूमिका दिखलाती है? गणित की भूमिका दिखलाती है। कितने डिग्री से आ रहा है, कितने स्पीड से आ रहा है, कितने दिशा में आ रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये सारे गणित में हो जाएगा। गणितीय प्रस्ताव कथन होते हैं। जो गणितीय प्रस्ताव होते हैं वो प्रस्ताव क्या होता है? गणित के वो कथन होते हैं जिन्हें निश्चित रूप से सिद्धांतों और परिभाषाओं के नियमों के अंतर्गत सत्य या असत्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे मैं कहूँ, दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, तो ये बात क्या होगा? बिल्कुल सत्य होगा। फिर मैं कहूँ, प्रत्येक समीकरण का एक समाधान होता है, नहीं, प्रत्येक समीकरण का एक समाधान नहीं हो सकता है। कि इसका 2 सॉल्यूशन हो, 3 सॉल्यूशन हो, तो ये वाला जो बात होगा ये क्या हो जाएगा? असत्य होगा। तो हमें क्या कह रहा है? गणितीय प्रस्ताव कथन क्या होते हैं? या तो सत्य या असत्य, दोनों में से कुछ भी हो सकता है गणितीय प्रस्ताव का कथन। कक्षा 3 में बच्चा प्लस और
गुणा के प्रतीकों के बीच अंतर करने में सक्षम नहीं है, बच्चे को क्या करना चाहिए? प्रतीकों का अभ्यास करना चाहिए? नहीं, सिर्फ अभ्यास कराने से नहीं होगा, बच्चे को तो पता होना चाहिए ना पहले क्या। गणित सिखाने की कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं देनी चाहिए? नहीं। भाषा समर्थन नहीं। प्रतीकों को पहचानने में दृश्य समर्थन की आवश्यकता है। उसको दृश्य, उसको समझाया जाए बच्चे को कि ये वाला, ये प्लस है, ऐसा गुना होता है, ये माइनस है, ये डिवाइड है, तो बच्चे फिर समझ जाएंगे और आराम से काम कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कक्षा 3 का एक छात्र 6 गुना 5 का गुणन इस प्रकार करता है। 6 गुना 5 बराबर 3 प्लस इतना इतना इतना। तो ये जो हमारा हो जाएगा वितरण नियम। वितरण नियम में होता क्या है, जैसे मैं कहूँ P इंटू क्यू प्लस आर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ P इंटू क्यू प्लस में P इंटू आर। यही हमारा वितरण नियम है, P इंटू आर। इस नियम को हम लोग कहते हैं वितरण नियम। ठीक है, तो ये हमारा होता है, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर इसका जो होगा ये 4 वाला ऑप्शन, वितरण नियम। तो ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। थैंक यू।